नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन जो आपके कंप्यूटर का पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके न सिर्फ कंप्यूटर में बल्कि जीके के अंदर भी बहुत काम आने वाला है। तो इस टॉपिक को आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि सिर्फ अपन ये नहीं जानेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और अपन ये एब्रिविएशंस जो देख रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है। और कई बार उनसे जीके के अंदर भी सवाल पूछ ले जाते हैं और आपके कंप्यूटर का अगर सब्जेक्ट है आपके एग्ज़ाम में तब भी उसके सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहली फुल फॉर्म आपको क्या पूछी गई है। पहली फुल फॉर्म आपको क्या पूछी गई है, पहली है एआई। एआई का नाम आपने अभी आजकल नया नया सुना होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपने इसके बारे में सुना होगा कि जो आपका नया नया टेक्नोलॉजी आया है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका क्या मतलब होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपको अब बहुत कम काम करने की ज़रूरत है। आपकी जगह अब मशीन्स खुद सोच सकती है कि उनको क्या करना है। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपको गूगल असिस्टेंट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। आपने ऑटोमेटेड लाइट सिस्टम देखा होगा, वो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। तो एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं अपने से बिल्कुल भी। अपने को बस इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट आती है आपकी, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपने पढ़ी होगी ये तो, अर्थमेटिक। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको ध्यान क्या रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपकी सीपीयू का पार्ट होती है। सीपीयू का क्या मतलब होता है? सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर के दिल को। कंप्यूटर सीपीयू इज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखूं, अगर ये आपका सीपीयू है, अगर यह आपका सीपीयू है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितनी भी गणनाएं होती है आपकी कंप्यूटर की, वो सारी की सारी जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब की सब कहाँ पे होती है? आपकी सीपीयू के अंदर। इस सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं। इस सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है आपका, जिसको बोलते हैं सीयू, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका एएलयू, जो कि अपन ने अभी देखा है, जिसकी फुल फॉर्म क्या पढ़ी अपन ने? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर जो चीज होती है उनको बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? रजिस्टर्स। इन रजिस्टर्स के बारे में एक खास बात क्या है, अगर आपको पूछे कि फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, तो आंसर आपका होगा रजिस्टर, ना कि कोई यूएसबी, हार्ड डिस्क, कुछ नहीं। सबसे जो तेज मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? आपकी रजिस्टर्स। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? फास्टेस्ट मेमोरी। तो देखो अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था एएलयू से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये यूनिट क्या करती है आपकी? ये यूनिट जो आपका काम होता है प्लस करना, माइनस करना, अर्थमेटिक से आप क्या समझते हैं वही काम करती है। तो आपका जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक एएलयू होता है और एक मेमोरी होती है। जैसे कि एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर आपका एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक आपकी क्लासेस होती है और एक बच्चे होते हैं। ठीक है, वैसे ये सीपीयू काम करता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म भी अपन ने देख ली यहाँ पे, सीयू की फुल फॉर्म भी कंट्रोल यूनिट हो गई और एएलयू की फुल फॉर्म अपन ने जस्ट यहाँ पे अभी पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फुल फॉर्म पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है एएमडी, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। देखो AMD, आपने इंटेल कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, इंटेल, INTEL। ठीक है,
तो जैसे इंटेल प्रोसेसर्स बनाती है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है वो जो प्रोसेसर बनाती है, वैसे ही AMD भी प्रोसेसर बनाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AMD जो है वो एक कंपनी का नाम है, ये कोई डिवाइस नहीं होती है, ठीक है। ये कंपनी का नाम है AMD, जो कि US के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड है आपके कैलिफोर्निया के अंदर, और उस कंपनी द्वारा जो बनाए गए हार्डवेयर्स और जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको अपन AMD प्रोसेसर कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि इस कंप्यूटर के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर AMD प्रोसेसर है, इसमें इंटेल नहीं है, ठीक है। तो इंटेल और AMD अलग अलग कंपनियां हैं, तो AMD भी कंपनी का नाम है, ये ध्यान रखना है आपको। AMD कोई डिवाइस नहीं होती है, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म अपन ने देख ली, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। आगे चलते हैं। आगे आता है, पहला फुल फॉर्म आता है आपका ARPANET। ARPANET के बारे में अगर आपने जीके थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है कि ये फर्स्ट नेटवर्क था, फर्स्ट नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड। सबसे पहले जो नेटवर्क बना था वो कौन सा बना था आपका? ARPANET। सर इसमें ARPANET की फुल फॉर्म क्या हो गई? सर ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देखो ये यूएस की एजेंसी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ARPANET जो था, कई बार जीके में सवाल बन जाता है इसका कि पहला नेटवर्क जो दुनिया के अंदर आया उसका नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है ARPANET, ठीक है, ARPANET। तो उसकी फुल फॉर्म होगी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, यूएस बेस्ड है। अब सवाल ये आता है कि कई बार बच्चों के मन में कि ये आया कैसे, तो ध्यान क्या रखना है। एक बार क्या हुआ कि यूएस के अंदर, जो बहुत पहले की बात है, कि वहाँ के जो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ थे, उन यूनिवर्सिटीज़ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमें आपस में बातें करनी है, आपस में डेटा एक्सचेंज करना है, कुछ आपके इनपुट चाहिए इस रिसर्च के अंदर, तो उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो उन्होंने क्या करा, एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया। प्राइवेट का मतलब कि सिर्फ वो यूनिवर्सिटी और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो ही सिर्फ आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा उसके अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसा उन्होंने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया और उन्होंने कम से कम 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ को लेकर और वो एक नेटवर्क बनाया था कि हम आपस में बात कर सकें, और इसी का यूज़ करते करते इसको सबसे पहला नेटवर्क नाम दे दिया गया और उसका नाम पड़ गया ARPANET, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है अपने को। तो ये फर्स्ट नेटवर्क था और इसी के बाद जब इसको पब्लिक कर दिया गया तो इसका नाम इंटरनेट पड़ गया। इसको जब पब्लिक कर दिया, क्योंकि फर्स्ट नेटवर्क बन गया आपके, आप जब अगर एक कॉलेज अगर दूसरे कॉलेज से इंटरनेट कर पा रही है, तो क्या एक सर्वर या फिर एक जो कॉलेज है वो पूरी दुनिया से इंटरनेट कर सकती है? किसी ने सोचा हाँ कर सकती है, तो उन्होंने इंटरनेट बना दिया। तो इंटरनेट और ARPANET में फ़र्क यही था कि ARPANEट जो था वो आपका प्राइवेट नेटवर्क था, सिर्फ सीमित था, और जो आपका इंटरनेट है वो पब्लिक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना। तो इंटरनेट का जो आइडिया था वो यहीं से मिला था, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है आपकी ATM, इसकी फुल फॉर्म तो आपने सबने पढ़ी होगी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखो मैं इस मशीन के बारे में भी एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने ATM तो देखा ही है, सबने जानते ही हो ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका जो सवाल बनता है उसके अंदर गलती कहाँ करते हो आप गलती करते हो इसके फर्स्ट वर्ड में, हमेशा इस वर्ड में गलती इसलिए करते हो क्योंकि कई बार ऑप्शन घुमाने के लिए जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, इसकी जगह ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड, ऑटो समथिंग एल्स कुछ भी लिख देगा। तो आपको इसकी फुल फॉर्म एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटेड ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये कोई वो मशीन नहीं है कि पैसा डाला और वो कार्ड डाला और बस पैसे बाहर आ गए, ठीक है। उसमें भी अंदर प्रोसेसिंग होती है, एक आपका पीसी इंस्टॉल्ड रहता है, एक कंप्यूटर इंस्टॉल्ड रहता है, उसके अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड रहता है और वो वैसे प्रोग्राम प्रोसेस करके आपको पैसा निकाल के देता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर भी कंप्यूटर होता है। अगला देखते हैं अपन ASCII।
इसको बोलते हैं ASCII, एस्काई। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? एस्काई। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी, वो होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड, लिखते रहना साथ साथ में, नोट्स बनाते चलो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि एक, जैसे आपका 1 किलो है, 1 किलो का हमें पता है कि 1 किलो का मतलब इतना होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड सेट है पहले से। तो अमेरिकन ये जो ASCII कोड था, इस कोड का ये मतलब हो गया कि अगर हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करनी है तो एक कॉमन कोड सेट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से सब बात कर सकते हैं। नहीं तो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा किसी को? ठीक है, तो इसलिए ये कोड बनाया गया था ताकि कंप्यूटर के अंदर बातें आसानी से की जा सके। अगली पे चलते हैं, बार्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये कई बार आपकी जीके के अंदर भी पूछ ले जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब का आपको पता ही है कि न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए जो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट सेटअप किया था, ठीक है, रिसर्च करने के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए जो इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है अपने को खाली। उसके बाद में आती है आपकी बायोस। ये ज़्यादातर बच्चे जो है वो इसको इग्नोर करते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो बहुत इजी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है? देखो बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही इजी एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने कभी भी एक कंप्यूटर को कभी ऑन किया हो, तो जब उसको ऑन करते हैं अपन, तो आप देखना एक छोटी सी लाइट आती है आपके जो भी कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स जुड़े हुए हैं सब में। जैसे मान लो एक कीबोर्ड में, आप कभी ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को कि अगर आप जैसे ही लाइट ऑन करोगे ना, तो एक कीबोर्ड के अंदर एक लाइट आएगी और वो बंद हो जाएगी वापस। एक माउस में भी एक बार लाइट आएगी और उसमें भी बंद हो जाएगी। फिर आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन लगी होती है उसमें भी एक बार लाइट आएगी, फिर वापस चली जाएगी। और आपकी जो CPU होता है उसमें भी एक बार लाइट आएगी और फिर बंद हो जाएगी। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में वो PC आपका चालू होता है। ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये आपके पेरीफेरल डिवाइसेस को चेक करता है। क्या करता है? पेरीफेरल डिवाइसेस को चेक करता है। पेरीफेरल डिवाइसेस को चेक करने का मतलब हो गया कि अगर उनको उन्होंने एक इनपुट दिया, अगर वो उनके पास वापस आ गया तो इसका मतलब वो डिवाइस सही काम कर रही है, और अगर वो वापस नहीं आता है तो इसका मतलब वो डिवाइस ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो बायोस का काम क्या होता है? बायोस का काम होता है कि जो भी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं कंप्यूटर से उनको चेक करना चालू होने से पहले। अगर वो सही काम कर रहे हैं तब तो उनको वो ऑन कर देगा, अगर वो नहीं काम कर रहे हैं तो एक एरर दे देगा कि ये वाला जो सिस्टम है, ये वाली जो चीज़ है, ये काम नहीं कर रही है आपकी। ठीक है, समझ आ गया बायोस का मतलब? BSNL का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। BSNL का मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये तो पता ही है आपको। BSNL नेटवर्क आप में से बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे। अब तो जियो आ गया है तो अब BSNL को यूज़ करता नहीं है ना। तो BSNL की फुल फॉर्म तो अपने को पता लग गई, भारत संचार निगम लिमिटेड। BCR, सर ये क्या दे दिया आपने?
BCR का भैया फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। ये क्या चीज़ होती है? आप सब ने देखी है चीज़। आप कभी सामान खरीदने अगर किसी मॉल में गए हो या किसी बड़े स्टोर में गए हो, तो उस स्टोर में देखा होगा जब आप लोग वहाँ पे पर्ची कटाते हो तो वो लोग अपने आप उसकी प्राइस देख के कंप्यूटर में नहीं डालते हैं। उनके पास एक डिवाइस होती है हाथ में, उस डिवाइस से क्या करते हैं, उसके कोड को स्कैन करते हैं और साइड में तो वो उसकी जो प्राइस होती है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है, वो उनके कंप्यूटर में अपने आप आ जाता है। ठीक है, उनके हाथ में एक डिवाइस देखी होगी जिससे एक लाल कलर की लेज़र लाइट निकलती है। ठीक है, तो बार कोड क्या होता है? बार कोड सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ना, बार कोड क्या होता है। आपने अपनी बुक्स के पीछे, जिस बुक में आप लिख रहे हो ना, एक बार पलट के देखना, उसके सबसे पीछे ही पीछे एक ऐसा कोड मिलेगा आपको, इस तरह का, ऐसा कुछ एक कोड मिलेगा आपको। इसको क्या बोलते हैं अपन? बार कोड। और इसको रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं? बार कोड रीडर। समझ आ गई? लाल कलर की लेज़र लाइट निकलती है। आप कभी कपड़े भी खरीदने जाओ या कुछ भी खरीदने, सब जगह आजकल वही डिवाइस काम आती है, क्योंकि टाइम बचा देती है ना वो। इन कंप्लीट सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसी के अंदर सब कुछ छुपा होता है। इसके अंदर नाम भी छुपा होता है, इसके अंदर प्राइस भी छुपी होती है, इसके अंदर डिस्काउंट भी छुपा होता है। ठीक है, तो ये बार कोड रीडर जो होता है, आपने कई जगह देखा भी होगा आपकी डेली लाइफ के अंदर भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो आता है वो आता है आपका CAD। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो लिख लीजिएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आपकी जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उस कंस्ट्रक्शन के काम से पहले उस काम की एक डिजिटल मॉडलिंग की जाती है कि एक्चुअल में जब बिल्डिंग बनेगी तो वो कैसे दिखेगी। आपने देखा होगा जब आप कभी सड़क पे, हाईवे पे जा रहे होते हो किसी एक शहर से दूसरे शहर में, तो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। उन होर्डिंग्स पे लिखा होता है आपके सपनों का घर, और साइड में एक कंप्यूटर से बनाई हुई एक इमेज चिपकाई हुई होती है कि एक्चुअल में अभी बना नहीं है वैसा, लेकिन ऐसा बनेगा। ठीक है, तो वो जो बनाई जाती है ना इमेज, जो आपकी कंप्यूटर, वो जो मॉडल बनाया जाता है, वो किससे बनाया जाता है? कैड से। ये एक तरह से क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनके काम आता है ये। ठीक है, तो कैड सॉफ्टवेयर है ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो पहले प्री डिज़ाइनिंग की जाती है उसके अंदर ये काम आता है, उसका मॉडल बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगला आता है आपका CD। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो पता ही होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क CD तो सबको पता ही होगी, है ना? ये आपकी CD होती है। अब तो कोई काम में लेता ही नहीं है इसको, लेकिन लेनी चाहिए। दिस इज़ द सेफेस्ट डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन अगर कोई सबसे सेफ डिवाइस है तो वो ये है, क्योंकि ये हैक नहीं की जा सकती। और इसके अंदर भी दो टाइप की CD होती है। एक होती है जिसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, और एक होती है जिसको राइट और रीड दोनों कर सकते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है CD-ROM, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है जब आप, इसके अंदर दो टाइप की डिवाइसेस आती है। इसकी जो CD होती है ना, इसमें दो टाइप की CDs आती है। इन CDs में दो टाइप की ऐसे आती है कि आपने एक बार इंफॉर्मेशन उस CD में डाल दी, उसके बाद में उस इंफॉर्मेशन को वापस चेंज नहीं किया जा सकता। वो बस एक बार डाल दी तो आप उसको सिर्फ कंटेंट को देख सकते हो, उसको कॉपी नहीं कर सकते वापस, उसको उसके अंदर कुछ डिलीट नहीं कर सकते, आप कुछ एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो जो डिवाइसेस होती है CD की, CD का ही पार्ट है ये, तो इसको बोलते हैं CD-ROM। नाम से पता लग रहा है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हो आप। ठीक है, और जो दूसरी वाली आती है वो CD-RAM होती है आपकी, जिसको आप राइट भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, उसको आप DVD भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन, पर आपको अभी ध्यान रखना है कि CD जो होती है इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अंदर एक CD आती है CD-ROM, जिसके अंदर अपन कुछ राइट नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते। तो वो आपकी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? CD-ROM। अगला नीचे CDEC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CDEC, ठीक है,
सीडेक के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ आपको। सबसे पहले सीडेक का मतलब, सीडेक जो है आपकी एक संस्था है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सीडेक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक संस्था है, ठीक है। ये एक संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे में, ठीक है। अब ये जानी पहचानी क्यों है इतनी, क्योंकि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या था, परम, क्या नाम था उसका, परम, उसको कहाँ पे रखा गया था, सीडेक के पास में, उसको रखा गया था सीडेक के पास में, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो देखो, लिखो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, काम करते हैं अपन इसको आगे लिख लेते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आप एक बार देख लीजिए इसको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये जो संस्था है ये आपकी पुणे के अंदर स्थापित है, और जो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था जिसका नाम क्या था, परम, ठीक है। तो वो जो सुपर कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर का जो मैनेजमेंट का या बनाने का जो काम था, वो सारा का सारा किसके पास है, सीडेक के पास में। तो जब भी कोई सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो हमेशा सीडेक का नाम ही आएगा, क्योंकि ये एक एकमात्र ऐसी संस्था है जिन्होंने काफ़ी सालों तक अकेले सुपर कंप्यूटर को संभाला है, और उसमें जो भी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट थी वो इन्होंने पूरी की है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, 2019 की न्यूज़ थी वो, फरवरी 2019 की, कि पीएम मोदी ने एक सुपर कंप्यूटर का इनॉग्रेशन किया था जिसका नाम था परम शिवाय, ठीक है। तो ये जो फन फैक्ट है इसका, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, जिसका जो उसका नाम था परम शिवाय, ठीक है। परम शिवाय, ये जो सुपर कंप्यूटर था ये एक्चुअल में आपके IIT BHU जो वाराणसी के अंदर आपकी है ना, IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और ये इसलिए किया गया था ताकि जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकें सुपर कंप्यूटर से, है ना, ताकि मेक इन इंडिया का जो डिजिटल इंडिया का जो आपका डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो साकार किया जा सके। तो इसीलिए परम शिवाय का इनॉग्रेशन किया गया था 2019 में, फरवरी 2019 में। ये क्या है, एक तरह से सुपर कंप्यूटर है, आपको ध्यान रखना है, ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी कैड के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, देखो अपन ध्यान ये रखना है कि सिर्फ आपको फुल फॉर्म नहीं बतानी है, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर ही पूछे जाए, ये सवाल आपको आपकी जीके के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं अपन। आगे आता है अपना कोबोल। देखो सबसे पहले तो इसके बारे में पता लगा लेते हैं कि ये जो है ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी, और अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन, देखो हाई लेवल लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या जब भी अपना लैंग्वेज वाला पार्ट आएगा तब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। आपको अभी बस इतना ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। इस कोबोल को वापस देखेंगे तब अपन समझ देंगे कि भाई हाँ ये किस काम आती है और कैसे ये अस्तित्व में आई थी, ठीक है। तो ये आ गई कॉमन बिजनेस, फुल फॉर्म होगी इसकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है एक तरह से ऐसा मान लो कि कंप्यूटर से बही खाता करने के टाइम पे इस बही खाता करने में प्रॉब्लम आ रही थी,
तो कंप्यूटर से बही खाता करने के लिए इस लैंग्वेज को लॉन्च किया गया था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर से बही खाता करने के लिए, यानी बिजनेस के अंदर जो टर्म्स होती है जैसे प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ये जो चीज़ें होती है, ये सब करने के लिए इस लैंग्वेज को लॉन्च किया गया था ताकि बिजनेस को आसान किया जा सके, ठीक है। ठीक है, तो कोबोल का मतलब समझ आ गया अपने को। अगला चलते हैं अपन CRT। CRT ये होती है आपकी कैथोड रे ट्यूब। देखो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि इसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है CRT, ठीक है, और यहाँ प्लेट्स लगी होती है। अब इसकी शेप आप देख के पहचान सकते हो किससे मिलती है। इसकी शेप मिलती है आपके जो पुराने टीवी होते हैं, पुराने टीवी, जो बड़े वाले टीवी नहीं, आजकल तो LCD आती है, LED आती है, बहुत पतली आती है, लेकिन जो पुराने टीवी होते थे वो ऐसी शेप में होते थे, इस शेप में होते थे, आगे बड़ी सी स्क्रीन और फिर ऐसे छोटा होते हुए इस शेप में, ठीक है। तो एक्चुअल में जो CRT है ये हेल्प करती थी सबसे पहले जो टीवी बने थे और जो स्क्रीन्स थी, उन स्क्रीन्स के अंदर वहाँ पे पिक्चर चलाने में या कुछ पिक्चर शो करने में आपकी और एक CRT ही काम आती है। कुल मिला के अगर आपको टीवी चलानी है वो पुरानी वाली, तो आपको CRT ट्यूब ही काम में लेनी पड़ेगी, यानी वो CRT ट्यूब इनबिल्ट आती थी उसके अंदर, इस शेप के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अपने को बस ये ध्यान रखना है कि कैथोड रे ट्यूब है, और कभी भी अगर आज के बाद अब आप वो बड़े वाले टीवी को देखते हो ना, तो आपको ये CRT ट्यूब दिखनी चाहिए उसमें, तभी इसको पढ़ने का कोई मतलब है, ठीक है। उसके अंदर आप CRT ट्यूब देखोगे ना, तब आपका हाँ कि हाँ हमने कुछ यहाँ से गेन किया है, यहाँ से पढ़ा है, तो उसको पढ़ने का जो मतलब है वो यही है कि डेली लाइफ में वो चीज़ें कहाँ काम आती है वो अपने को पता रखना है ना। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप स्कूल में पढ़े हो, आप चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो ये स्कूल भी अपने डेटाबेस को मेंटेन रखती है कि ये इतने बच्चे हमारे 11th क्लास में एडमिशन है, इस बच्चे का नाम ये है, ये रोल नंबर है, ये नंबर, ये इसका मोबाइल नंबर है, ये फादर्स नेम है, इसकी ये रिमार्क्स है, ठीक है। तो जैसे आपका मैं बोलूँ कि आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जिसमें आप जो टीचर होता है वो आपका अटेंडेंस लेता है, वो एक तरह से ऑफलाइन डेटाबेस है। वो क्या आपका ऑफलाइन यानी ऑन पेपर DBMS हो गया एक तरह से, यानी जहाँ पे एक व्यवस्थित तरीके से किसी डेटा को रखा जाता है उसको अपन बोलते हैं DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसको जो मैनेज करने वाला सिस्टम होता है वो DBMS हो गया, उसको डेटाबेस बोलते हैं। यानी आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो आपका हो गया DB यानी डेटाबेस, और उसको मैनेजमेंट करने के लिए आपके जो टीचर काम करते हैं तो उनको मिला के वो सिस्टम बन गया DBMS। ऐसे ही सिस्टम कंप्यूटर में होता है, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें सेव होती है वो जहाँ पे सेव होती है उसको DBMS कहते हैं अपन, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे आपकी एक्सेल आपने सुनी होगी, तो एक्सेल भी इज़ अ पार्ट ऑफ DBMS, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। डॉस का जो मतलब होता है वो होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो इसके अंदर है ना दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका CLI, एक होता है आपका GUI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन, इसकी फुल फॉर्म्स भी आप साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। छोटी छोटी फुल फॉर्म्स हैं, इनको अलग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इनको अगर इनके टॉपिक के साथ ही पढ़ा जाए ना तब ये याद रहती है। तो CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल, इसको लिख लीजिएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई इसके अंदर, एक होती है CLI, एक होता है GUI। देखो आपने कभी देखा होगा आपके कंप्यूटर में कभी एरर आ जाती है तो एक ब्लैक स्क्रीन निकल के आती है, उस ब्लैक स्क्रीन पे एक ऐसे कर्सर जो होता है वो टम करता रहता है, ऐसे है ना, ऐसे करता रहता है। तो वो जो ब्लैक स्क्रीन होती है ना उसको बोलते हैं CLI,
ठीक है, आपकी CLI होती है, कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको, और जो आपकी GUI होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी आपके सामने जो डेस्कटॉप लोड होके आती है, जिस पे आप पूरी स्क्रीन विंडो देखते हो, उस पे आइकन्स बने हुए हैं, नीचे एक बार होती है, तो ये जो मोड होता है ना कंप्यूटर का, इस मोड को कहते हैं GUI। और जो दूसरा मोड होता है ब्लैक स्क्रीन वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं CLI, है ना। तो आपकी तीन फुल फॉर्म्स हो गई यहाँ पे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके आगे चलते हैं अपन, DRDO, इसकी फुल फॉर्म तो आप बता ही सकते हो, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है अपने इंडिया का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी तो फुल फॉर्म ही ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, DVD, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अब देखो DVD और CD, इसमें ना काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है हमेशा कि भैया ये तो CD है, ऐसी ही DVD होती है, कोई फ़र्क तो होता नहीं है इनके अंदर, तो यही CD है और यही DVD है ना, ऐसा नहीं है। CD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है और जो DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उनमें डिफरेंस होता है। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, जैसे आपकी 16 GB की पेन ड्राइव भी उतनी दिखती है जितनी 32 GB की दिखती है, सही बात है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि CD जो है आपकी, उसकी कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 1 GB या 2 GB स्टोर कर सकती है, DVD जो है वो आपकी 4 GB या 8 GB तक आती है। तो यही फ़र्क है, CD को थोड़ा अपग्रेड करा और वो DVD बन गया, समझ आई बात को, ठीक है। तो DVD और CD के अंदर दिखने में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वैसे आपकी जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसके अंदर फ़र्क है, ठीक है। आगे देखते हैं, ई-कॉमर्स, ये तो बहुत ही प्रचलित है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखो इसके अंदर आपको जो ध्यान रखनी है ना चीज़ को, कि ई-कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ई-कॉमर्स का मतलब हो गया कि जब भी आप किसी सामान को ऑनलाइन बेचते हो, जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हो या प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस वाले मीडियम को बोलेंगे अपन ई-कॉमर्स। यानी अगर मैं बात करूं कि सर ई-कॉमर्स के अंदर क्या है, तो फॉर एग्जांपल आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी हो गई, ठीक है, आपकी अमेज़न हो गई, आप सब लोग सामान वगैरह मंगाते रहते हो इनसे, पेटीएम हो गया आपका, ठीक है, मिंत्रा हो गया। ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, ये सब क्या है, आपकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। ई-कॉमर्स का मतलब हो गया कि वो अपने को डिजिटल मीडियम के थ्रू अपने को सामान बेच रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं, अपने को बेच रहे हैं। तो वो जो पार्ट होता है आपका, उसको बोलते हैं अपन ई-कॉमर्स। समझ आ गया, क्लियर है। अगली जो फुल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ENIAC। इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं इसे ENIAC, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर न्यूमेरिकल, इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखो इसके बारे में जो चीज़ ध्यान रखनी है, ये रखनी है कि इसकी चाहे फुल फॉर्म आपको याद रहे या नहीं रहे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि इसके बारे में एक फैक्ट ज़रूर पता होना चाहिए आपको। और उस फैक्ट का नाम क्या है कि भैया ये जो कंप्यूटर था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, ये जो है ये कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसकी साइज़ बहुत बड़ी थी, कम से कम एक कमरे की जितनी साइज़ होती है 20 फुट 30 फुट की, उतनी इसकी साइज़ थी। और एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए इस पूरे कंप्यूटर के अंदर से गणना हो के और वापस आती थी कि हाँ कम से कम 1-1.5 मिनट लगता था एक गणना करने में।
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड जो कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। तो इसको आपको चाहे फुल फॉर्म याद रहे नहीं रहे, लेकिन इसके बारे में जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए निम्न में से। अब ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन, अब वहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, वहाँ पे वो लिख देंगे ENIAC, यहाँ पे सेकंड में लिख दिया यंग, साइड में कुछ और लिख दिया डीमन, नन ऑफ दीज। तो वहाँ पे आपको फुल फॉर्म काम नहीं आएगी, वहाँ पे उसका जो फैक्ट है वो काम आएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, ENIAC था। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म्स हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये होती है, आप नाम से देखो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका जो एग्जाम्पल है उसको आप ऐसे समझो, जो आपकी क्यू होती है कहाँ पे, सिनेमा घरों में। जैसे आप टिकट लेने जाते हो तो अगर आप पहले लाइन में लगे हो या कहीं भी जहाँ पे भी लाइन लगी होती है ATM की या बैंक में, अगर आप पहले अंदर गए हो तो पहले आप ही बाहर आओगे। तो जो पहले अंदर वही पहले बाहर, उसको बोलते हैं अपन FIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो गया वो पहले बाहर आया। ठीक है, अगला जो है आपका वो है FILO, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसको आप ऐसे समझो कि जब अपन बस से स्कूल जाते थे तब अपने सबका अरमान होता था कि हम तो पीछे ही पीछे जाके बैठेंगे। ठीक है, तो पीछे ही पीछे जाने के लिए क्या करते थे कि जल्दी जल्दी करके और सबसे पीछे जाके बैठ जाते थे। अब जो बंदा सबसे पीछे जाके बैठा है, जब वो बस खाली होगी तो ऑब्वियस बात है उसको सबसे लास्ट में निकलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगेगा ना, पहले आगे वाले निकलेंगे फिर वो बाद में आके निकलेगा। वो तो जल्दबाजी में अंदर तो घुस गए, है ना, लेकिन सबसे लास्ट में उनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो जो कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन कौन सी होती है आपकी, FILO, यानी फर्स्ट इन, पहले अंदर और सबसे लास्ट में बाहर, तो यानी लास्ट आउट। ठीक है, जो जितना जल्दी बाहर अंदर जाएगा वो उतना ही लेट बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये FIFO समझ आ गया। इसका एग्जांपल, जो भी आपकी क्यूज होती है, जो भी आपकी पंक्तियाँ होती है वो FIFO में आती है, और जो आपका FILO है उसका भी एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। तो आपको इसका दोनों का मतलब पता होना चाहिए। FM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फोटोन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी फॉर्मूला ट्रांजिशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो कौन सी होती है, फॉर्मूला ट्रांजिशन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। FTP, FTP की फुल फॉर्म होती है आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान में रखना है तो एग्जाम्पल हो गया आपका ब्लूटूथ। ठीक है, आप जेंडर यूज करते हो फोन के अंदर, जेंडर, शेयर इट, जो एप्लीकेशन यूज करते हो उसमें बिना इंटरनेट के अगर कोई आप फाइल ट्रांसफर कर पा रहे हो तो वो जो प्रोटोकॉल होता है वो आपका कौन सा होता है, FTP होता है। समझ आई ये बात। जैसे ब्लूटूथ हो गया, जेंडर हो गया, शेयर इट हो गया, ये जो चीज़ें होती है इनके अंदर आप बिना इंटरनेट का उपयोग करें और आप किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेज पा रहे हो तो उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं FTP। ठीक है, उसके बाद में आता है GB। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी गीगा बाइट। ठीक है, इसको फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में GB बोलते हैं। 1 GB में 1024 MB होते हैं, और MB की फुल फॉर्म अपन वैसे तो आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, मेगा बाइट। ये भी लिख लीजिएगा साथ के अंदर। GPS, स्टार मार्क लगा लेना, बहुत जगह पूछा जाता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में GUI की फुल फॉर्म में तो अभी बता रखा है, जब मैंने डॉस पढ़ाया था तब बताया था। CLI GUI 2 पार्ट होते हैं, फिर भी इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ग्राफिकल
यूज़र इंटरफेस। ठीक है, आगे चलते हैं। HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट, सॉरी, इसकी जो फुल फॉर्म होगी आपकी वो होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML जो वेबसाइट आपकी, जो HTML लैंग्वेज है वो आपकी वेबसाइट बनाने में काम आती है, और लगभग हर वेबसाइट जो है वो आपकी HTML के अंदर ही बनी होती है। तो इट्स ए वेबसाइट डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, और HTML के थ्रू ही आप कोई भी वेबसाइट को देख पाते हैं या उसके अंदर चीज़ें समझ पाते हैं। तो HTML जो होती है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो नेटवर्क के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, बाकी नॉर्मल चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो HTML को इसीलिए बनाया गया था, है ना। आगे का देखते हैं HTTP। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो ये चीज़ KBC में भी एक बार पूछी गई थी कि HTTP और यहाँ पे एक वर्ड और आता है, वो आता है HTTPS। इन दोनों में जो फ़र्क होता है ना, वो फ़र्क ये होता है, कुछ नहीं है, लास्ट में बस एक सिक्योर नाम का वर्ड इसमें और ऐड हो जाएगा, है ना। तो देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हो गया आपका HTTPS। जो गाइडलाइन आती है हमेशा, वो हमेशा यही कहती है कि किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करने से पहले हमेशा ये देख लेना कि वो वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं है। अगर उस पर HTTPS लगा हुआ है ऊपर URL के अंदर, जो आपका www जो लिखा होता है, उससे जस्ट पहले एक चीज़ लिखी होती है जिसको बोलते हैं HTTPS। ये इस तरीके से लिखी होती है। फॉर एग्जांपल आपको देके बताता हूँ मैं, यहाँ पे ये ऐसे लिखा होता है HTTPS ऐसे / फिर www.google.com, ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, अगर किसी वेबसाइट पे आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ये जो HTTPS है ना, ये होना चाहिए उस पर। ये देखने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि वहाँ पे है ना, आपको एक ऐसा ताला नज़र आएगा वेबसाइट पे। अगर वो ताला है तो इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर्ड है, आपकी पेमेंट डिटेल्स में कभी भी ब्रीच नहीं होगा, आपकी लीक नहीं होगी वो। ठीक है, वो सिक्योर्ड है। तो बिना, अगर किसी वेबसाइट पे HTTPS नहीं है ना, तो उस वेबसाइट पे कभी भी पेमेंट मत करना। ये चीज़ एक आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, IPv4 और एक होता है आपका IPv6। इसका मतलब यही है, सेम। ठीक है, वर्जन 4 हो गया और ये जो होता है वो आपका वर्जन 6 हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे 192.167.0.1। कभी कभी आपने ऐसी कोई एड्रेस देखी होगी, तो ये जो एड्रेस होती है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, IP एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। HTML तो अपन ने पढ़ लिया है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आप प्रोवाइडर, जैसे कि आप लोग जियो का वाईफाई यूज़ करते हो, जियो का नेटवर्क यूज़ करते हो, तो आपके लिए जियो जो है वो ISP हो गया। जियो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया, जियो हो गया। अगर आपको BSNL दे रहा है तो BSNL हो गया। तो वो जो कंपनियां होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, वो आपका ISP होता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IT की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जेपीजी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, काफ़ी लोग ध्यान नहीं रखते हैं इसको, थोड़ी सी लंबी है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इसको, ये जो होता है एक तरह से एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ इमेज। देखो एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर किसी फाइल को अलग अलग कैसे समझेगा कि ये एक पिक्चर है, ये एक वीडियो है, ये आपकी जो फाइल है उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते, ये आपकी एक्सेल फाइल है, ये पीपीटी फाइल है। इसको कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर के पास कोई जादू तो है नहीं ना कि वो समझ पाए इस चीज़ को। तो कंप्यूटर जो होता है वो एक्सटेंशन से समझता है कि वो जो फाइल है वो किस टाइप की फाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फाइल का नाम है new.jpeg, तो इसका मतलब उसको ये पता है कि अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन जेपीजी है तो यानी वो एक इमेज फाइल है, ठीक है। अगर किसी फाइल का नाम है new.doc, तो इसका मतलब वो MS वर्ड की फाइल है। अगर किसी फाइल का नाम है new.xlx, तो इसका XLS, तो इसका मतलब वो जो फाइल है वो MS एक्सेल की फाइल है। किसी फाइल का नाम है new.pdf, तो इसका मतलब वो नॉन एडिटेबल फाइल है, उसको एडिट नहीं कर सकते अपन कंप्यूटर में, ठीक है। अगर किसी फाइल का नाम है new.mp4, तो इसका मतलब वो चाहे फाइल का नाम कुछ भी हो, अगर उसका एक्सटेंशन mp4 है तो इसका मतलब वो कौन सी फाइल हो गई आपकी? वीडियो फाइल हो गई। अगर किसी का नाम है new.mp3, तो वो एक ऑडियो फाइल हो गई। तो इस तरह से आपकी अलग अलग फाइलों की पहचान के लिए ये एक्सटेंशंस बनाए गए हैं। तो अलग एक्सटेंशंस के क्या होता है कि कंप्यूटर को ये पहचान हो जाती है कि हाँ ये जो फाइल है ये फ़ोटो है, और ये जो फाइल है ये एक MS एक्सेल की फाइल है, या वीडियो है कि ऑडियो है, ठीक है। अपन को तो पता है कि ऑडियो या वीडियो दिख जाती है अपने को, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाता। तो ये एक्सटेंशंस इसीलिए बनाए गए हैं। तो ये भी आप अपनी नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आराम से। आगे चलते हैं अपन। केबी की जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होती है किलोबाइट, ठीक है। तो 1 KB बराबर 1024 बाइट, ठीक है। और 1 MB जो मेगाबाइट अपन ने देखा था पिछली बार में, वो होता है 1024 KB। तो ये ध्यान रखना है। मैं अभी एक साथ आपको अगले जब लेक्चर में अपन मेमोरी पढ़ेंगे तब इनके बारे में एक साथ बताऊंगा कि कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और ये आता है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है। LCD और LED आपको पता ही है, तो इसके LCD फुल फॉर्म हो गई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये हो गया लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म्स बनती है। एक आती है आपकी लैन, एक आती है आपकी मैन, और एक आती है आपकी वैन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ऐसे ध्यान रखो कि जो लैन होता है ना, जो लैन होता है वो आपका एक बिल्डिंग के अंदर ही होगा। जो लैन होता है आपका
वो एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है इसका इंटरनेट का, उसको अपन क्या कहते हैं, लैन। मतलब एक सिंगल वाईफाई लगा दिया और उससे मल्टीपल अपन ने वायर निकाल दिए तो उसको बोलते हैं लैन, लैन वायर, नाम सुना होगा आपने। अगर ऐसी मल्टीपल लैन्स को जोड़ दिया जाए, है ना, ऐसे मल्टीपल लैन्स को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है आपका, मैन। तो वो क्या बन जाता है आपका, मैन। मैन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर ऐसी बहुत सारी लैन को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, मैन। ठीक है, तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि दो बिल्डिंग के बीच में अगर कोई नेटवर्क है तो वो मैन हो गया, और दो सिटी के बीच में अगर जो नेटवर्क है वो वैन हो गया। ठीक है, तो लैन की फुल फॉर्म होगी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की अभी आगे आएगी, अपन देखेंगे वैन की भी आएगी। ठीक है, तो आपको ये जो एक्स्ट्रा या साइड में बताया गया है ना, ये भी आप ध्यान रखिए साथ में। आगे चलते हैं, मैन आ गया, देखो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एमबी मेगाबाइट अभी देखा ही था, है ना, इसके अंदर देखा था कि 1 मेगाबाइट में 1024 KB होते हैं, और 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है MB। तो मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग फिर भी ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा के अंदर लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 GB बराबर 1024 MB। ठीक है, इसको TB से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आगे भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 1 TB सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, इसके अंदर होते हैं 1024 GB। फिर आता है आपका 1 GB, इसके अंदर होते हैं 1024 MB। ठीक है, तो ये जो होती है मेमोरी की यूनिट्स होती है, ये अपने को याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हो गया आपका 1 MB हो गया, 1 MB इसके अंदर होता है 1024 KB। 1 KB इसके अंदर होता है 1024 B, इसको बोलते हैं बाइट। ठीक है, और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके आगे की जो फुल फॉर्म्स है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको ये जो फुल फॉर्म वाला लेक्चर है इसको 2 पार्ट में आपको मिलेगा, ये पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप इसको 2 पार्ट में देखिए, आराम से देखिए। तो पहला पार्ट अपन यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगली MICR की फुल फॉर्म के आगे की जो भी हैं वो अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।